बांग्लादेश में 18 दिसंबर 2025 को 27 साल के एक लड़के को, जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। असल में वो वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ के वर्कर्स इस पे एलिगेशंस लगाते हैं कि किसी ने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ गलत बोला है, और इसके चलते फैक्ट्री में काम करने वाले लोग और सुपरवाइजर पहले तो इससे रिजाइन करवाते हैं और फिर इसको बाहर भीड़ के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी भीड़ इसको डंडों से बुरी तरीके से मारती है। और मारने के बाद फिर भी उस भीड़ का गुस्सा शांत नहीं होता। इसके बाद ये इसकी डेड बॉडी को पेड़ से लटकाकर जला देते हैं। और इसी के कुछ दिन बाद वेडनेसडे की रात को एक और मामला सामने आता है, जिसमें कि अमृत मंडल की हत्या कर दी जाती है। बाद में पुलिस ने यह बताया कि भीड़ उस वक्त बेकाबू थी और इस वजह से भीड़ उनके कंट्रोल में नहीं आ पाई, और भीड़ में जाने के बाद अमृत को बुरी तरीके से मारा जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। बांग्लादेश में लोग हिंदू के खिलाफ भड़के हुए हैं। इस समय इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफी टेंशन में है। बांग्लादेश में हिंदुओं को घर में बंद करके और बाहर पेट्रोल लगा के उसमें आग लगाई जा रही है। बट आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि ये लोग हिंदू से इतनी नफरत करने लग गए और एंटी इंडिया बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि इन सब का रीजन इंडिया को क्यों बनाया जा रहा है और इससे इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और क्या इन सब के पीछे ISI, CIA, इन सब एजेंसीज का भी हाथ है। ये भी आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। From one student leader saying he is going to separate the 7 states from the rest of India. Who is he to talk like this? बांग्लादेशी को यहाँ से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में अचानक से एंटी इंडिया और हिंदुओं से इतनी हेट क्यों बढ़ने लगी। तो ये बात है 12 दिसंबर 2025 की। उस दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे ढाका के एक मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद शरीफ ओस्मान हादी ढाका के फकीरा पुल से विजयनगर लंच करने हाई कोर्ट के इलाके की तरफ जा रहे थे। वो एक बैटरी रिक्शा में बैठे हुए थे। उसी समय उनकी राइट तरफ से एक बाइक आती है और उस बाइक के पीछे बैठा हुआ बंदा बंदूक निकालता है और उनपे गोली चला देता है। गोली सीधा उनके सर पे लगती है। ये सब कुछ CCTV में भी रिकॉर्ड हुआ था। देख के लग रहा था कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि गोली मारते ही बाइक वाले तुरंत फरार हो जाते हैं। अब इसके बाद ओस्मान हादी को पहले तो तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पे उनकी हालत में बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए 15 दिसंबर को उन्हें एयरलिफ्ट के जरिए सिंगापुर भेज दिया जाता है और वहां पे उनका इलाज चलता है। लेकिन 18 तारीख को ये खबर सामने आती है कि ओस्मान की मौत हो चुकी है। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बताया कि उनके डॉक्टर्स ने ओस्मान को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनको इतनी चोट लग चुकी थी कि उनको बचाया नहीं जा सका। 19 को उनकी डेड बॉडी वापस बांग्लादेश आती है, लेकिन तब तक जनता काफी भड़क चुकी थी और वहां प्रोटेस्ट चालू हो गए। पर आखिर ये ओस्मान हादी थे कौन, जिनके मौत के बाद जनता इतनी भड़क गई कि बात यहाँ तक आ चुकी है कि आज बांग्लादेश इंडिया का ही दुश्मन बन चुका है। तो ओस्मान हादी इस्लामिक परिवार के थे। उन्होंने काफी प्राइवेट कोचिंग्स और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया, और इस बीच इन्होंने देश के राजनीतिक हालत के बारे में काफी किताबें भी लिखी। जब पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय इनका नाम और बढ़ गया, क्योंकि ये उन लीडर्स में से एक थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करवाया था, और इनका भी बड़ा हाथ था 2024 के तख्ता पलट करवाने में। और उनकी सरकार गिरने के बाद स्टूडेंट्स का एक संगठन बनता है जिसका नाम रखा गया इनकलाब मंच, और इसी के लीडर ओस्मान हादी थे। और ये 2026 में होने वाले सांसद इलेक्शन में भी लड़ने वाले थे। हालांकि ये एंटी इंडिया में विश्वास करते थे और ये ग्रेट बांग्लादेश को सपोर्ट करते थे। इसी बात के लिए काफी पॉपुलर भी थे। आप ये मैप देख सकते हो, इसे ग्रेट बांग्लादेश कहा जाता है। यानी कि ये चाहते थे कि ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया की, ये बांग्लादेश के पास होनी चाहिए। बट आखिर इनके मारे जाने का आरोप इंडिया पर क्यों लगाया जा रहा है? आइए बात करते हैं कि आखिर इस अटैक के पीछे था कौन। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जिन्होंने इन पर गोली चलाई थी वो दोनों ही इनको मारने के बाद सीधा इंडिया में भाग गए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात से क्लियर मना करा, और बाद में खुद बांग्लादेश की पुलिस ने ये कह दिया कि वो इंडिया नहीं गए थे। ये अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उसके स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे। बट इस बीच लोग काफी भड़क गए थे और वो इंडिया के काफी खिलाफ हो चुके थे। वहाँ के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, जिनको कि आप कह सकते हो कि अभी बांग्लादेश को वही कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया पर ही आरोप लगाया। अब इस समय बांग्लादेश वाले इंडिया से काफी भड़के हुए हैं। उस बाइक को जो चला रहा था उसका नाम पुलिस वालों को पता लग गया, जो कि था आलमगीर शेख। पुलिस ने इन दोनों के रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसके लिए 50 लाख का रिवॉर्ड रखा है। इसी बीच दंगे में हिंदुओं को मारा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के घर भी जला दिए गए। हालांकि इंडिया ने लगातार इस बात का मना करा है कि इंडिया बांग्लादेश जैसे दोस्त के खिलाफ अपनी जमीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देगा। आइए अब अलग एंगल से बात करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना भी है कि बांग्लादेश को भड़काने के पीछे ISI, CIA, MI6 जैसी एजेंसीज का हाथ है। आइए एक बार इस बात पे भी नजर डालते हैं। मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर को NCP के एक नेता पर भी गोली चलाई गई थी। उनको भी मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इस समय वो खतरे से बाहर हैं। असल में फरवरी 2026 के इलेक्शंस की वजह से बांग्लादेश में
जल्द ही डेमोक्रेसी आने वाली थी और इस इलेक्शन में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात और डीआरए जैसी पार्टी शामिल हैं, जिसमें कि बीएनपी पार्टी की तरफ से तारिक रहमान लड़ेंगे और इनके जीतने के ही बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आए हैं और इनको लेने के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। असल में आज से 18 साल पहले 2007 में इन पे करप्शन का इल्जाम लगा था और इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनके फादर बांग्लादेश की प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनकी मदर भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। हालांकि काफी लोग इनके फेवर में भी थे। 2008 में अचानक से इनको कुछ दिक्कत होती है और उनके इलाज के लिए इनको लंदन भेज दिया जाता है, लेकिन लंदन से वो वापस ही नहीं आते और तब से आज तक वो लंदन में ही थे और इसी 25 दिसंबर को वो बांग्लादेश वापस आए हैं, जिससे वहाँ की जनता काफी खुश हो चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रिंस ऑफ बांग्लादेश इज बैक। जनता काफी खुश थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इन एजेंसीज की तरफ से देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आए और तारिक रहमान जीते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ जाती है तो बांग्लादेश की ग्रोथ के लिए इसको इंडिया से अच्छे रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो कि इस समय बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहे हैं और यही इलेक्शंस करवाने वाले हैं, ये इन्हीं एजेंसीज के द्वारा भेजे गए हैं और उन्होंने अपने ही देश के लीडर को मरवा के ऐसा दिखाया कि उन्हें कितनी चिंता है अपने देश के लीडर्स की। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओस्मान हादी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंगापुर तक पहुंचाया और ऐसा दिखाया कि इनको कितनी चिंता है, ताकि लोगों का इन पर विश्वास बना रहे। और मोहम्मद यूनुस ने पूरी तरीके से इंडिया और शेख हसीना की पार्टी पर इल्जाम लगाने की कोशिश करी। असल में शेख हसीना प्रोटेस्ट के चलते इंडिया भाग गई थी और ISI CIA जैसी एजेंसी बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे रहें, क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया के जितनी भी नेबर कंट्रीज है वो सब की सब अनस्टेबल या फिर इंडिया की दुश्मन बन चुकी है, जिसके बारे में मैंने अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया कि कैसे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और ऐसी ही सारी इंडिया की नेबर कंट्रीज में कैसे पिछले सालों में अनस्टेबिलिटी आ रही है। बट अब भारत सरकार क्या कर रही है? तो वैसे तो भारत सरकार ने बांग्लादेश को वार्न किया है कि वहाँ पे किसी भी हिंदू की हत्या नहीं होनी चाहिए। इंडिया में भी बांग्लादेश के खिलाफ लोग काफी गुस्से में हैं और कुछ जगहों पे इंडिया के लोग इसके खिलाफ में सड़कों पर भी उतर चुके हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है, खासकर इस चिकन नेक वाली तरफ, क्योंकि बांग्लादेश यहीं पे कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ पे कब्जा करना इतना आसान इसलिए भी है क्योंकि इसके जस्ट अगली साइड चाइना है और अगर एक बार यहाँ पे कब्जा हो गया तो बांग्लादेश वाले 7 सिस्टर्स पर भी कब्जा कर ही लेंगे। इस समय बॉर्डर हाई अलर्ट पे है और ऐसा बताया जा रहा है कि आसाम एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफी बांग्लादेश वाले इलीगल तरीके से घुस चुके हैं और मुस्लिमों के आधार कार्ड में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।